तो आप ही को वोट क्या है? वो खून पसीना बहा के फौज में जाएगा। मैं पायलट साहब को ज्यादा पसंद मैं 60 साल का हूँ तब तक सरकारी नौकरी करूंगा। दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में दिनों दिन गिरता जा रहा है। जातिवाद, धनबल व बाहुबल चुनाव जीतने की प्रमुख कुछ ये मेरी 7 पीढ़ी में कोई पंच भी नहीं बना हुआ। नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का दौरान साथ साथ में। आज की खास मुलाकात राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता श्रीमान निर्मल चौधरी के साथ। राजस्थान यूनिवर्सिटी नाम सुनते ही आपके जहन में कई नेताओं की तस्वीर उभर कर आती होगी। जी हाँ, ये यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है जहाँ से आज प्रदेश के कई दिग्गज नेता निकले हैं, जैसे कि हनुमान बेनीवाल, मुकेश भाकर, डॉक्टर राजकुमार शर्मा। ये ऐसे शरीके नेता हैं जो इस यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति के जरिए निकले हैं और आज राजस्थान की विधानसभा में हैं और पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। और आज उसी कड़ी में श्रीमान निर्मल चौधरी जी भी हैं जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, छात्र हितों की बात करते हैं, अपने दबंग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपके श्रीमान निर्मल चौधरी जी। नमस्कार साहब, स्वागत करता हूँ आपका दौरान साथ साथ पे। सर, सबसे पहले हम आपका विस्तृत परिचय हम जानना चाहेंगे। मैं निर्मल चौधरी नागौर जिले के एक छोटे से गांव से घाणी एक कस्बा है जो कि जयपुर से 200 से 250 किलोमीटर दूर है। वहाँ से मैं आता हूँ। एक आम किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं। पिताजी गांव में खेतीबाड़ी करते हैं और जयपुर पढ़ने के लिए मैं आया था। साहब, आज आप 250 किलोमीटर जयपुर राजधानी में आप बैठे हैं, राजस्थान की राजधानी में हैं और राजस्थान की राजधानी में यूनिवर्सिटी यहाँ से कई दबंग अंदाज के नेता निकले हैं, विधानसभा में आज हैं और अपनी पूरे प्रदेश में अलग पहचान रखते हैं। आप भी उसी कतार में आज आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले और ये बातें अपन बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, अग्निपथ आप रूबरू हो उसी से, अग्निवीर सड़कों पर अग्निवीर उतर आए हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज़ के लिए? अग्निपथ क्या है, सही है, नहीं मानते क्या? कोई इसके अंदर कई मायने गलत हैं, कई मायने इनके और देशों को देखते हुए ठीक भी है। तो इसके अंदर इनको कुछ बदलाव करने चाहिए। जैसे ये किसी युवा को 4 साल के लिए नौकरी देते हैं। कोई युवा लड़का होता है, वो खून पसीना बहा के फौज में जाएगा। 4 साल के लिए वहां ये भेजेंगे उसको। 4 साल बाद ये उसको बेरोजगार कर देंगे। तो 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएगा तो पहली बात तो ये है कि गांव में लोगों के रिश्ते नाते नहीं होंगे कि यार इसकी तो 4 साल की नौकरी है, 4 साल बाद क्या करेगा ये। और 4 साल बाद जब गांव में चले जाएंगे वो, उनके लिए आगे का कोई प्रावधान नहीं होगा, आगे के लिए उनकी कोई पेंशन नहीं होगी, कोई उनकी नौकरी के अंदर उनको किसी भी % का कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा और कोई उनको सामाजिक मान सम्मान नहीं दिया जाएगा। तो गांव में जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, तो अनेक मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होगी, वो पूरे ट्रेंड होंगे। आर्मी फौज उनको एकदम तैयार करके एक मजबूत सिपाही सैनिक बना के भेजेगी। वो सारी गतिविधियों से वाकिफ होंगे, उनको वेपन चलाना आएगा, हथियार इस्तेमाल करने का तरीका वो जानेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं सामाजिक कुरीतियां का भी शिकार होने का एक भय होगा कि समाज में इसका बहुत ही लोग नेगेटिव रूप के अंदर भी कोई युवा जा सकता है। आपको बताऊं, ये भाजपा केंद्र सरकार कह रही है कि आज 24 साल की युवा के पास शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं, कि 12 लाख रुपए उनके पास नहीं मिलेंगे आपके, वो पढ़ाई करते हैं तब तक तैयारी करते हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि वो जब रिटायर तो क्या करेगा, अपन टूर ऑफ ड्यूटी पूरी करके आएगा तो उसके पास लगभग 12 लाख रुपए होंगे, वो स्किल्ड होगा, एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए वो तैयार होगा। युवा के पास वो 24 साल की उम्र में उसको रुपए तो देके भेजेंगे पर उसके जीवन की आवश्यकताएं बढ़ जाएगी। जब एक स्टूडेंट होता है 4 साल के लिए वो पढ़ाई लिखाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई उम्मीद है कि वो वापस पढ़ाई लिखाई कर पाएगा, दूसरी नौकरी कर पाएगा, कोई काम धंधा कर पाएगा? क्योंकि वो तो उसी चीज की उसको आदत हो जाएगी। सुबह से शाम तक उसका 4 साल तक रूटीन रहेगा सेना में कार्य करने का, तो उसका रूटीन, उसकी आदत के अंदर वो चीज आ जाएगी। वो कैसे वापस 4 साल बाद बदलाव लाएगा, कैसे वो छोड़ी हुई किताब को वापस पढ़ेगा? बस अपन देखते हैं कि जो सेना से रिटायर होके आते हैं, वो रिटायर 20-20 साल नौकरी करके आते हैं, उसके बाद भी वो जो उनको आरक्षण दिया जाता है, कोटा आरक्षण दिया जाएगा। अगर दिया जाए तो आप सहमत हैं? दिया जाए तो भी उसके अंदर उनको पेंशन देनी चाहिए। पेंशन आप चाहते हैं? 100 में से 100% लोग तो जो आते हैं वो गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगते हैं। इनमें ये भी कह रहे हैं कि 25% जो होंगे उनको आगे रखा जाएगा परमानेंटली और फिर जो 75% होंगे उनको डिस्क्वालीफाई। आधे युवा तो इसी लड़ाई में वहां मर जाएंगे कि हमें बाहर निकलना पड़ जाएगा, हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसा क्या दिया जाएगा कि
उन 100% में से 25% लोगों को उस चीज पे भरोसा होगा। ऐसा सरकार उनके लिए क्या करेगी? चलो आपका ये तो मानना उचित, आपकी राय है ये, लेकिन अभी ये जब से मोदी सरकार ने कहा है कि अग्निपथ अग्निवीर, उसके बाद से हिंसा शुरू हो गई बिहार जैसे राज्यों में, अपने राजस्थान में भी कई जगह हिंसा हुई, तो सरकारी संपत्ति कहीं भी लाजमी नहीं है, किसी भी तरीके से लाजमी नहीं है, पर एक युवा रात दिन खून पसीना बहाता है, सड़क पे सुबह शाम दौड़ता है, और उसका रिजल्ट जब उसको जीरो पाया जाता है, जीरो मिलता है, तो उसके पास और करने के लिए ऑप्शन क्या है कि किसी साथी की आप बात नहीं सुनोगे तो प्रत्येक व्यक्ति तो प्रधानमंत्री से जाके मिल नहीं सकता, जाके डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। अपनी बात को किस तरीके से रखे, तो उग्र उनके परिवार की, घर वालों की मजबूरियों को देखते हुए वो ये कदम उठा रहे हैं कि हमारी कैसे जैसे तो बात सुनी जाए, हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं हो। ऐसा भी आरोप लग रहा है कि ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, लोग बाग युवाओं को बरगला रहे हैं, गुमराह नहीं, कभी भी नहीं। एक चीज आप मेरे को बताइए, इस सरकार ने कुछ दिनों पहले किसानों के लिए ये 3 कानून लेके आए थे, फिर उन्होंने वापस ले लिए थे। वो भी ये कह रहे थे कि भाई जो असली किसान है वो तो विरोध ही नहीं कर रहा है। जब किसान विरोध नहीं कर रहा था तो वापस क्यों लिया? सही बात। जब वापस लिया इन्होंने, वो की वो बातें ये उसी टाइम भी बोलते थे। तो कम से कम इनको, जब लोगों को ये चीज, जब पब्लिक है उसको ही जो जरूरत नहीं है, वही चीज जो इनसे ले नहीं रही है, लेना नहीं चाह रही, तो जबरदस्ती किसी ऊपर क्यों थोपना? क्योंकि देश की सबसे मजबूत स्तंभ कोई है तो किसान और जवान है। ठीक है, आपका इस पॉइंट पे हमने आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया। आगे अपन बात करते हैं, आप तो अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कैसे क्या मानस बना, जब एंट्री लिया आप यूनिवर्सिटी में, तब ये सोच क्या थी कि जाते चुनाव लड़ेंगे या फिर बाद में? जी नहीं, कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जाके राजनीति करूंगा, और ना कभी यहाँ जब मैं आया राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, जब मैं मेरा एडमिशन लेने के लिए मैं पहले रोज आया तो लंबी सी कतार लगी हुई थी, 10-10, 20-20 बार कतार में लगना पड़ रहा था। अभी ये डॉक्यूमेंट नहीं मिला, अभी ये नहीं आया। लोगों को, जो गांव से, ढाणियों से जो लोग आते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट क्या मिलेगा। वो सिर्फ 10वीं 12वीं की मार्कशीट जानते हैं। कभी उनको आपके पास मूल निवास नहीं, कभी उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं, अब की बार आपके पास ये अटेस्टेड कागज नहीं, फलान कागज नहीं। उसको देखते हुए आधे छात्रों को तो प्रशासन वाले बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं मिलता है। और जब एक दिन से दूसरे दिन जयपुर में रुकना पड़ जाए तो इतनी व्यवस्था नहीं होती है। गांव ढाणियों से आए हुए लोग जयपुर में कहाँ रुकेंगे? सड़क पे तो सो नहीं सकते, उस समय बारिश का मौसम होता है। तो इस कदर मैंने धीरे धीरे इन अड़चनों के सामने देखे और लोगों को परेशान होता हुआ देखा, तो और कोई जरिया ही नहीं था, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति इतने लोगों की सेवा नहीं कर सकता। 1000 लोगों की टीम चाहिए थी मेरे को, तो 1000 लोगों का टीम तैयार करने के लिए मेरे को यही रास्ता उचित लगा कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ूंगा। और दिन प्रतिदिन यूनिवर्सिटी का मैं 3 साल यहाँ पढ़ के देखा, तो दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में दिनों दिन गिरता जा रहा है। उसके अंदर प्रशासन कोई बदलाव नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स के साथ इस प्रकार के कई अन्याय मैंने देखे, तो मेरे साथियों ने कहा कि क्यों ना अपने को चुनाव लड़ना चाहिए। तो हमारा आज 1000 लोगों का परिवार है, जो हम आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले कई सालों से लगातार छात्र छात्राओं को सेवाएं दे रहे हैं, एडमिशन करवाते हैं, उनके अन्य प्रकार की जो समस्याएं आती है उनसे उनकी मदद करते हैं। कोई कमजोर स्टूडेंट होते हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करते हैं। पुरजोर तरीके से छोटी छोटी ऐसी कठिनाइयों का हम विरोध करते हैं, जो तकलीफ होती है उनका समाधान करा के देते हैं। आप अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो एक बात मैंने आप में नोटिस, एक तो फैन फॉलोइंग आपके बढ़िया है, दूसरा आपका मैनेजमेंट मेरे को बढ़िया लगा। तो आपके परिवार से क्या कोई राजनीति में है? क्या मेरी 7 पीढ़ी में कोई पंच भी नहीं बना हुआ। ये शुरुआत आपकी? ये मेरी शुरुआत है। ये मैनेजमेंट मेरा इसलिए अच्छा है कि मेरे सारे साथी जो मेरे पिछले काफी समय से साथ है, सबके अंदर जोश जुनून और जज्बा है कि इस राजस्थान विश्वविद्यालय से अपन चुनाव जीत कर कई गरीब छात्रों का, जो इस राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में इंटेलिजेंट भी नहीं, पर इतने उनके पास संसाधन नहीं है कि वो जयपुर में रह सके और पढ़ाई कर सके। तो उन लोगों की सुविधा, सबसे पहले मैं ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूंगा। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का 30 दिन अध्यक्ष बनूंगा,
तो शपथ लेने के साथ साथ मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत करूंगा कि जो गरीब छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनको किसी भी प्रकार से शिक्षा मुहैया कराई जाए, राजस्थान की राजधानी में रखा जाए और अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा का अच्छा स्तर उनको मिले, उच्च स्तर से वो पढ़ाई कर सके। मेरा मुख्य सपना ये है। आप कब से एक्टिव यूनिवर्सिटी में अभी? मैं 2014 से। 14 से लगातार आप एक्टिव? जी। तब से आप छात्रों पे काम कर रहे हैं। जी। अब छात्रों के बीच जाएंगे, अब मान लो चुनाव आएंगे तब, तो क्या मुद्दे रहेंगे मुख्य मुद्दे? छात्रों के बीच में जाऊंगा तो मुख्य मुद्दा तो मेरा कमजोर जो स्टूडेंट आते हैं, कमजोर वर्ग से जो लोग आते हैं, उनको मुख्य मेरा यहाँ मजबूत करने का ही सबसे मजबूत मेरा आइडिया है, ये सोचता हूं मैं। और जो ये शिक्षा का स्तर, राजस्थान यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, हालात उसके ऐसे हैं कि जब से वो बना है उससे लेके आज तक वापस कोई एक पत्थर भी, वो इतने वाइस चांसलर आए गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं कई बार वाइस चांसलर से सवाल पूछता हूँ कि गुरुदेव आपको बने हुए 2 साल होने को आए हैं, आपने राजस्थान विश्वविद्यालय को क्या दिया? जो प्रक्रिया का हिस्सा है वो तो ऑटोमेटिक चल रहा है, आपने इसके अंदर नया क्या किया, नवाचार क्या किया? आप अक्सर जो लेक्चरर्स हैं, जो स्टाफ है, उनसे कई बार मैं आपकी वीडियो क्लिप देखता हूँ, आप बहस करते रहते हैं, जो भी आपकी बातें उनके साथ रखते हैं। आपका एक शॉर्ट वीडियो मैंने देखा था जिसमें आप जो स्टाफ था वहाँ से, उनसे बहस चल रही थी आपके बीच, तो आप कह रहे थे कि एससी का छात्र इसलिए क्या आप इसे टॉर्चर करेंगे, तो क्या मुद्दा था वो मुद्दा ये था कि उसका एससी का प्रमाण पत्र था, सर्टिफिकेट था, उसको वो मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। और उसके जो फीस के अंदर कोई छूट मिलती है, एससी एसटी के जो छात्र होते हैं उनको फीस में छूट मिलती है, उसको लेके वो मान नहीं रहे। वो मैडम कह रही है कि बेटा फीस आपकी मैं भर दूंगी। क्यों भाई, क्यों फीस भर दोगे? जब सरकार ने, भारत देश के कानून ने इसको अधिकार दिया है, संविधान ने इसको अधिकार दिया है कि आपको छूट है, ये फीस के अंदर छूट है, उसको आप क्यों नहीं मानोगे? उसको वेरीफाइड नहीं मान रहे। सही बात है मैडम, फीस एक ही तो भरेगी, और भी तो। हाँ, और कितने छात्रों के साथ अन्याय होगा? सही बात। उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो मजबूती से बोलेगा उसके साथ तो आप न्याय कर दोगे, जो बोल नहीं पाएगा उसकी आवाज को दबा दोगे, उसके अधिकारों को, उसके हितों का हनन करोगे। सही बात। तो क्या फिर न्याय मिला? जी बिल्कुल, तुरंत प्रभाव से न्याय मिला। छात्र खुश हुआ? जी बिल्कुल, छात्र खुश हुआ। मतलब आप, वो तो न्याय मिला, ठीक है, एससी की बात जहाँ से है तो उससे एक बात निकल के और आती है, ये बात अक्सर सुनने में आती है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जातिवाद, धनबल व बाहुबल चुनाव जीतने के प्रमुख कुछ ये फैक्टर्स है, मेन फैक्टर्स। क्या ये सही बात है या फिर अफवाह फैलाई? जी नहीं, मैं कभी भी नहीं मानता हूँ कि जो व्यक्ति लोगों के बीच में, अभी छात्र छात्राओं के बीच में कोई लीडर जाता ही नहीं, कोई स्टूडेंट लीडर जाता ही नहीं, तो आखिर के अंदर जब कोई छात्र या छात्रा किसी का नाम ही नहीं जानती है, किसी का चेहरा नहीं जानते हैं, तो आखिर में वो ये सोचते हैं कि भाई मेरे गांव का कोई नजदीकी है, मेरा पड़ोसी है, कोई मेरा जाति का है, कोई मेरे रिश्तेदार है, उसके आधार पे वोट कराते हैं। यदि आप लोगों के बीच में जाओगे और लोगों का काम करोगे तो ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई जातिवाद कर रहा है या धन का प्रयोग कर रहा है या बाहुबल का प्रयोग कर रहा है। स्टूडेंट जो काम करेगा उसको कतई नकार नहीं सकता, उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। इसी का परिणाम आज मैं आपके सामने बैठा हूं। बॉस, अभी एबीवीपी और एनएसयूआई बड़े संगठन हैं यूनिवर्सिटी में, जो हर छात्र जो उम्मीदवार होता है वो चाहता है कि इन दो में से किसी को टिकट मिले, लेकिन इन पे भी आरोप लगते हैं कई बार पैसों के आधार टिकट बेचने का। क्या मानते हैं आप, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल होता है सर? जी, पैसों के आधार टिकट? जी बिल्कुल होता है। मैं तो ये मानता हूँ, जो तैयारी नहीं करता है, जिसको खुद पे भरोसा नहीं होता है, खुद की टीम नहीं होती है, खुद के अपने लोग नहीं होते हैं, आप मजबूती से, आपको भरोसा नहीं होता है कि आप छात्र छात्राओं की मदद करोगे, आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होता है, तो आप किसी का सहारा लेते हो। आप अपने आप के अंदर इतनी ताकत बनाओ, इतने लोगों की सेवा करो, छात्रों की मदद करो, तो अपने आप ताकतवर बन जाओगे, आपको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्टूडेंट्स, छात्र राजनीति में काहे की पार्टी, किस चीज की पार्टी? छात्र राजनीति में तो छात्रों की पार्टी होती है, छात्र शक्ति से बड़ा क्या होता है? तो मेरा ये मानना है कि ये छात्रों की पार्टी होनी चाहिए, आप मदद करो। राजस्थान विश्वविद्यालय एक वो मंच है, वो राजनीति की पहली सीढ़ी है, जो एक जीरो लेवल का, एक सामान्य निम्न श्रेणी के व्यक्ति को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे देती है कि पूरा राजस्थान उस व्यक्ति को नेता एक्सेप्ट कर लेता है, नेता मान लेता है। क्यों?
क्योंकि इसलिए कि पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने के नाते पूरे राजस्थान के 200 विधानसभाओं के छात्र यहाँ पढ़ते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि इतने मिनिस्टर, एमएलए, एमपी आज राजस्थान विश्वविद्यालय को उसको एक परमानेंट उसका बजट आता है, उसके अलावा 1 रुपया भी दिया है कुछ नया करने के लिए कि हमारी सब लोगों की विधानसभाओं के स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं। लोग धर्म के नाम पे कभी कहीं चंदा देते हैं, कभी कहीं देते हैं। मैं ये मानता हूँ शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप वाकई में गरीबी, बेरोजगारी दूर करना चाहते हो, दिल से चाहते हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के उच्च स्तर की शिक्षा दिलवाने के अंदर सहयोग करो। इतने संसाधन बढ़े, इतने संसाधनों में वृद्धि करे कि प्रत्येक आम छात्र शिक्षा से रूबरू हो, पढ़ाई लिखाई के अंदर अव्वल रहे, तो राजस्थान के अंदर कई चीजों में बदलाव होगा। अब छात्रों के हित बात करते हैं, छात्र हितों की आप बात करते हैं। आप भी सुनते होंगे रेट का पेपर लीक, कांस्टेबल लीक, ग्राम सेवक जाइए, पेपर लीक होते रहते हैं। फिर जो युवा है, बेरोजगार युवा, वो सड़कों पर आके प्रदर्शन करते हैं। उनका जो कीमती समय वो कहीं ना कहीं बर्बाद होता है। जी बिल्कुल होता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार की पूरी असफलता है? सरकार की देखो असफलता तो है ही। मैं तो ये मानूंगा, लोगों से भी मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप कभी भी किसी पार्टी, पद, पावर, इन सब चीजों को ना देखते हुए ऐसे व्यक्ति को चुन के विधानसभा के अंदर भेजो, संसद में भेजो, जो आप लोगों की भावनाओं को समझे, आप लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हो, ना कि एक वोट की राजनीति के लिए, एक वोट लेने की उम्मीद के लिए वो आपके बीच में आए और फॉर्मेलिटीज करे, ना कि काम करे। दिल से काम करने वाले व्यक्ति होंगे, आप लोगों के बीच के लोग होंगे, तो कभी भी आपके साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। अब छात्रों की बात करते हैं तो जो यूनिवर्सिटी से छात्र पढ़ के निकलते हैं, फिर बाद में रोजगार तो चाहिए होगा, तो ये आर्थिक युग है, लेकिन जब रोजगार के लिए निकलते हैं तो वो रोजगार नहीं मिल पाता, वो बेरोजगार होकर दर दर की ठोकरें खाते हैं। यदि आपका शिक्षा का स्तर उच्च होगा, उच्च स्तर की शिक्षा आप प्राप्त करोगे, तो आप कभी बेरोजगारी नहीं रह पाओगे। सर, दिन ब दिन बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बढ़ती बेरोजगारी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़ती बेरोजगारी का मुख्य कारण तो शिक्षा का स्तर घटना है। ये देखा आप, जैसे कांस्टेबल का एग्जाम था, शायद 5,000 के लगभग अप्रोक्स वहाँ पे सीटें थी और 77 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो वो मान लो आप क्रीम से भी क्रीम माने तो भी सिर्फ 17 लाख में से 5,000 थोड़ी हुआ। आपकी बात कहीं ना कहीं ये काफी ठीक है, पर इसके अंदर युवा सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा क्या कुछ करना चाहिए कि वो उससे थोड़ा मोह उठे और जो और प्राइवेट सेक्टर में उनको थोड़ा मतलब ऐसा प्रोत्साहन मिले कि बढ़िया, हाँ यहाँ पे भी अपन बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब के अंदर युवा तब जाएगा जब उसको कुछ श्योरिटी मिले कि मैं जाके अच्छा काम करूंगा तो मेरे साथ कभी अन्याय नहीं होगा, कभी मेरे को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जब मर्जी होती है तब ले लेती है, जब मर्जी होती है तब बाहर निकाल देती है। तो सरकारी नौकरी के अंदर एक क्या भरोसा होता है लोगों को, ठीक है भाई अब मैं 60 साल का हूंगा तब तक सरकारी नौकरी करूंगा, मेरे को कोई बाहर नहीं निकाल सकता, मैं मेरा आराम से मेरे परिवार को पालूंगा, मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा, अच्छा रिश्ता हो जाएगा। समाज के अंदर ये लोगों की क्या होता है कि एक भरोसा इतना जता लिया कि सरकार का तो चपरासी भी बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि एक भ्रष्टाचार दिनों दिन इतना बढ़ रहा है कि एक बाबू है जो लाख रुपए महीने के कमा रहा है और जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो दिन रात मेहनत करता है, 12 घंटे 8 घंटे मेहनत करता है, उसको 10,000 रुपए दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए लगा कर कोई डिग्री करेगा और उसको 10-12 हजार रुपए दिए जाएंगे और 100 प्रकार के ताने मारे जाएंगे और जब मर्जी तब उसको निकाल दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो आखिर में उम्मीद बचती है कि सरकारी नौकरी के अंदर कुछ श्योरिटी तो है। अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार यहाँ पे अपने राजस्थान में है, अशोक गहलोत साहब भी हैं, पायलट साहब भी, आप युवा हैं, तो क्या पायलट एक पसंद के तौर पे आपको पूछना चाहूँ मैं, तो आप अशोक गहलोत साहब को ज्यादा पसंद करते हैं पायलट साहब को, क्या कहना चाहिए? मैं पायलट साहब को ज्यादा पसंद करूँ। क्या वजह है? वजह ये रहेगी वो एक तो युवाओं की भावनाओं को समझते हैं, वो बिना समझे किसी के ऊपर कोई, हमारे को भरोसा है कि जो लोग जिस चीज की जरूरत होगी, जो चाहेंगे वही चीज वो उनके लिए करेंगे, जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपेंगे नहीं, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे। कई चीजें ऐसी है आज आम पब्लिक इसलिए पायलट को चाहती है कि पायलट आम लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अब यूनिवर्सिटी में भी 2-3 साल से चुनाव नहीं हो रहे, क्या उम्मीद है कब तक चुनाव होंगे? नया सेशन चालू होगा 1 अगस्त को सुचारू रूप से नया सेशन चालू होने की हमारे को उम्मीद है।
तो यूं लगता है कि अगस्त या सितंबर फर्स्ट वीक में सरकार चुनाव करा सकती है। फिर देखो साहब सरकार को कौन चैलेंज करता है। सही बात। कोशिश ये करेंगे, सरकार से मांग रखेंगे। प्रत्येक राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय सब ये चाहेंगे कि चुनाव हो, जिससे एक समाज के अंदर नई मिसाल पेश हो। यूनिवर्सिटी में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके अलावा और भी अपोजिशन में सामने कई नेता बन के आएंगे अभी तो आप ही को वोट क्यों? क्योंकि मैं लगातार कई वर्षों से छात्रों के एडमिशन करवा रहा हूँ, छात्रों को जो समस्याएं आ रही है तो कई सालों से उनके समक्ष में खड़ा हूँ उनकी मदद करने के लिए बारी बारी। आप चाहे मेरा सोशल मीडिया चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा, हर रोज कहीं ना कहीं मैं सैकड़ों छात्रों की मदद करता हूँ। मेरे साथी हैं जो प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक डिपार्टमेंट में, प्रत्येक क्लास के अंदर लोगों की मदद करने के लिए हमेशा हर पल खड़े रहते हैं। तो स्टूडेंट भी उसी को चाहेगा जो उसकी मदद करेगा, जो उसके कमजोर समय के अंदर उसको मजबूत करने का कार्य करेगा, जो हमेशा परेशानियों के अंदर, दुख दुविधाओं में एक दीवार का रूप लेके हमेशा खड़ा रहता है। अपने साथी युवाओं के लिए कोई संदेश आप देना चाहें तो? मेरे साथी युवा इतनी मेहनत कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई भी साथ साथ कर रहे हैं, और हमारा मुख्य मेन एक ही चीज से लड़ाई रहती है, अन्याय के विरुद्ध, जिसमें हम मजबूती से लड़ रहे हैं। न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आम स्टूडेंट की लड़ाई लड़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने निर्मल जी चौधरी से बात करके बहुत अच्छा लगा। इनके कई पॉइंट ऑफ व्यू हमें जानने को मिले। अग्निपथ के बारे में हमने बात की इनसे। राजनीति में पायलट साहब को ये पसंद करते हैं, काफ़ी युवा है और युवा नेता को ये पसंद करते हैं, और चुनाव होने की भी उम्मीद है, जल्द से जल्द चुनाव होंगे। और इनका कहना है कि चुनाव होने के बाद ये उन नेताओं में नहीं शुमार होंगे जो चुनाव जीते और यूनिवर्सिटी से निकल गए, जो छात्रों की मदद करना चाहेंगे, जो गरीब लोग, ढाणी से गरीब वर्ग के लोग आते हैं, ढाणी गांव कस्बों से, उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कब तक चुनाव होंगे और चुनाव में क्या ये ताल ठोक पाएंगे, विजय हो पाएंगे। तो साहब हमारी शुभकामनाएं आपके साथ चुनाव के लिए भी और आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए। धन्यवाद।